चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो। हाँ, लगना चाहिए थोड़ा, सुबह सुबह आए हुए एनर्जी है, ऐसा लगना चाहिए। मौसम भी बढ़िया है आप लोगों के अनुकूल। ठीक, तो अपन आज देखने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि मार्च महीने वाला है, अप्रैल महीने वाला नहीं। ठीक है, अप्रैल महीने वाला नेक्स्ट मंथ होगा, मई में। अभी मार्च महीने का अपन देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बारबाडोस का ऑनरेरी ऑर्डर पुरस्कार मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक, ये सम्मान जो है, बारबाडोस एक कंट्री है ना, आइलैंड कंट्री, कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन मतलब आप समझ रहे हैं, जो वेस्ट इंडीज आप लोग सुने होंगे, है ना, उस लोकेशन में एक आइलैंड कंट्री है। जैसे मालदीव्स है, छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ, वैसे वहां पर छोटे छोटे टापू वाले बहुत सारे कंट्रीज हैं। उसमें से एक कंट्री है बारबाडोस, और उसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये उसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसे भारत में क्या है, भारत रत्न है, वैसे ही उस ऑर्डर का पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक, और ये कब दिया गया है, ये अभी मार्च में दिया गया है, पर इसके अनाउंसमेंट हो गई थी नवंबर 2024 में। नवंबर 2024 में ये दौरे में गए थे उधर कैरिबियन कंट्रीज में, इंडिया और कैरिकॉम। कैरिकॉम क्या है, कैरिकॉम है एक आर्थिक समूह है। जैसे आप पूर्व एशिया में जाओगे तो आसियान आप सुने होंगे, है ना, 10 कंट्री का एक आर्थिक समूह है। वैसे ही कैरिबियन कंट्रीज का एक आर्थिक समूह है जिसको बोला जाता है कैरिकॉम। कैरिकॉम स्टैंड्स फॉर कैरिबियन कम्युनिटी। ठीक, कैरिबियन कम्युनिटी, तो ये है कैरिकॉम। और कैरिकॉम और इंडिया का एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें इस अवार्ड की घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी जी के लिए। वैसे तो 3 कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था उस समय पर, एक था गुयाना, एक था आपका डोमिनिका, और एक हुआ ये बारबाडोस। ठीक, तो 3 कंट्री में से 2 कंट्री ने उसी समय अवार्ड उनको दे दिया था नवंबर में ही, और चूंकि ये उस समय कुछ बिजी थे तो इस कंट्री में विजिट नहीं कर पाए थे, तो इनका अवार्ड जो है पेंडिंग रह गया था। अभी मार्च 2024 में भारत की तरफ से, भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इनकी तरफ से मतलब पुरस्कार जो है वो ग्रहण किया है। ठीक, तो ये कंट्री कौन सी है भाई, बारबाडोस। ठीक, और ये नाम आप याद रखना, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और ये अवार्ड दिया किस लिए गया है, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने कई कंट्रीज को वैक्सीन भेजी थी, है ना, फ्री में, उसके लिए इनको ये वाला सम्मान दिया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कैरिबियन कंट्रीज को भी हमने बहुत सारी वैक्सीन वगैरह भेजी थी फ्री में उस समय पर। ठीक, ये कंट्रीज ऐसी थी, बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी, इनकी पहुंच वैक्सीन वगैरह तक थी नहीं उस समय, बहुत लंबा पेंडिंग इनको लगेगा ऐसा लग रहा था, बहुत लंबा समय लग जाएगा ऐसा लग रहा था, परंतु भारत ने बहुत सारे देशों पर फ्री वैक्सीन भेजी थी उस समय पर, तो इसमें से ये भी एक कंट्री था, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इतना क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं यूके के संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किनको, चिरंजीवी को। इनको आप देखे होंगे, है ना, कौन से फिल्म इंडस्ट्री के हैं ये, साउथ तो ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, टॉलीवुड मतलब तमिल कि तेलुगु, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के हैं ये। ठीक, चिरंजीवी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं जिनको यूके की संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस लिए, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 4 दशक से कार्यरत हैं। एक तो क्या हुआ, पब्लिक इंटरटेनमेंट, दूसरा ये है बहुत सारे सिविल वेलफेयर के काम भी करते रहते हैं, जैसे इनका चिरंजीवी ब्लड बैंक अपना एक अलग है। ठीक, फिर चिरंजीवी का अपना संस्कृति को प्रमोट करने के लिए इनका एक अलग बना हुआ है। फिर चिरंजीवी एक ट्रस्ट इनका खुद का बना हुआ है जो बहुत सारे से सोशल वेलफेयर वगैरह के काम करता रहता है। ठीक, तो ये सारी चीजों का योगदान को मिलाकर के कंबाइंड रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। कहाँ के पार्लियामेंट में, यूके के संसद। तो ये सम्मान क्या यूके गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, नहीं, यूके गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही यूके के पार्लियामेंट द्वारा दिया गया है। ये एक प्राइवेट एनजीओ है, ब्रिज इंडिया। ठीक, ब्रिज इंडिया की ओर से ये सम्मान दिया गया है। इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो यूके की पार्लियामेंट में हुआ था। ठीक, यूके की पार्लियामेंट ऐसा है, वहाँ एक कम्युनिटी हॉल है, और यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस तरीके का कोई आयोजन करना चाहता है तो वो उसको रेंट पर दे देते हैं। ठीक, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो ये जो है यूके की पार्लियामेंट में इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। बाकी ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है, एक प्राइवेट एनजीओ है ब्रिज इंडिया, इसके द्वारा दिया गया। और ये ब्रिज इंडिया क्या है भाई, यूके में कई भारतवंशी भी रहते होंगे। ठीक, तो कई भारतवंशियों ने मिलकर के एक एनजीओ बनाया है ब्रिज इंडिया। ये क्या करता है, वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो नोटिस करता है और उनकी बात पहुँचाता है यूके के संसद तक,
ताकि उनके अनुकूल कई नीतियां बनाई जाए, उनके अनुकूल जो है उनके समस्याओं का निराकरण हो सके। तो वो क्या है, एक चैनल बन गया। यदि ऐसा कुछ एनजीओ रहेगा नहीं, सब एक एक करके तो जा नहीं सकते प्रॉब्लम बताने, तो ये क्या करते हैं, अपना जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो ये एनजीओ नोट करता है और यही पहुंचा देता है यूके की पार्लियामेंट तक। तब फिर इनकी समस्याओं का निराकरण के लिए नई नीतियां बनाई जाती है। ये है ब्रिज इंडिया एनजीओ। और साथ में ये एक और काम ये करता है कि इंडियन कम्युनिटी यानी कि भारत और यूके दोनों के बीच आपसी संबंध भी बढ़ाने की ये कोशिश करता है, ठीक, क्योंकि ये भारतवंशी हैं जो रह रहे हैं यूके में, ठीक। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इंडिया यूके के भी संबंध बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं और साथ में भारतीयों की आवाज बनते हैं यूके में, यूके की संसद के लिए, ठीक। तो ये एनजीओ है, इन्हीं ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें इनको चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इतना क्लियर है, ठीक। तो ये क्या यूके गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, नहीं, ठीक, प्राइवेट एनजीओ है ब्रिज इंडिया। इतना क्लियर है पूरा, जोर से बोलो। हाँ, ठीक। फिर देखते हैं अपन प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है, चीनी वास्तुकार हैं, चीनी आर्किटेक्ट हैं लिउ जियाकुन, ठीक, लिउ जियाकुन, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये सम्मान पाने वाले ये 54th रिसीवर है, 54वें विजेता हैं। ये चाइना से बिलोंग करते हैं, चाइनीज आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने चाइना में बहुत सारे होटल वगैरह, कई गवर्नमेंट की बिल्डिंग वगैरह जो है उनका आर्किटेक्चर किया, मतलब उनका वास्तुकला में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो पूरा लाइफ टाइम के लिए है, ये किसी एक फंक्शनरी के लिए नहीं दिया जाता है, किसी एक निर्माण के लिए इनको नहीं दिया जाता है, ठीक। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला अवार्ड होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड है। इसे वास्तुकला का नोबेल कहते हैं, द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। और ये प्रदान किसके द्वारा दिया जाता है, यूएस के द्वारा। परंतु यूएस भी गवर्नमेंट नहीं देती है, वहां का एक प्राइवेट एनजीओ है, हयात फाउंडेशन। आपने होटल हयात सुना होगा, ठीक। उनके जो मालिक थे उन्होंने इस अवार्ड को शुरू किया था बहुत पहले, ठीक। हयात फाउंडेशन जो हयात होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह है, उनका चेन है पूरी दुनिया में। उनके जो मालिक थे उनके द्वारा ये अवार्ड का शुरू किया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट बना दिया जो अब लगातार ये अवार्ड देते रहती। तो ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो कहा जाता है नोबेल का आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज, उससे सम्मानित किया गया है लिउ जियाकुन को, जो कि है चाइनीज आर्किटेक्ट, ठीक। ये बहुत बड़ा अवार्ड है भाई, इसको नाम याद रखना है ना। पुरस्कार में क्या मिलेगा भाई, 1 लाख अमेरिकी डॉलर और साथ में एक ब्रॉन्ज मेडल, ये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। किसी भारतीय को अभी तक ये अवार्ड मिला है क्या लगता है, मिला होगा कि नहीं मिला होगा? टैलेंट है कि नहीं यहाँ इंडिया में, है तो मिला होगा पक्का। हाँ, मिला है। बालकृष्ण दोषी, आप नाम सुने होंगे, 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बालकृष्ण दोषी बहुत बड़े भारत के आर्किटेक्ट, उनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में जीते थे वो, ठीक। तो ये अपना प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार हो गया। फिर एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार क्या है, ये गणित का नोबेल है, द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। ऐसा कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है, ठीक। वास्तव में नोबेल नहीं है, नोबेल तो 6 ही उसमें मिलता है, वास्तव में ये नोबेल नहीं है, पर संज्ञा दिया जाता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा हीरो टाइप का दिखता हो आपकी गली में, आप बोलोगे ये हमारे गली का शाहरुख खान है, ये वैसा वाला संज्ञा है, ठीक। गणित का नोबेल है, इस पुरस्कार को कहा जाता है गणित का नोबेल। और ये इससे सम्मानित किनको किया गया है, मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा, इनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जापानीज ओरिजिन के हैं, जापानीज मैथमेटिशियन, ठीक। और इनको पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, बीज गणितीय विश्लेषण, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, क्रिस्टल बेसिस और उनके कार्यों के लिए, इतना लंबा चौड़ा छोड़ो, गणित में योगदान के लिए उनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अच्छा, नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? नहीं, वो तो ठीक, कंट्री नॉर्वे है कि स्वीडन है कि कौन सा कंट्री है? ठीक है, उसी पड़ोसी देश है नॉर्वे, ठीक। इसके द्वारा दिया जाता है मैथमेटिक्स नोबेल, ये आपका एबेल पुरस्कार, जो जिसको संज्ञा दी जाती है गणित का नोबेल। इतना क्लियर है। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नाम याद रखना, ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक। नाम याद ना रहे तो, हमारे जापान के पीएम आए थे, मालूम है सबसे पहले कहाँ आए थे? जब दौरे पर आए थे पूर्व एक पीएम आपके शिंजो आबे, जब नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तब शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए थे। और सबसे पहले कौन सी जगह पर ले गया था मोदी जी ने उन्हें, कहाँ पर ले गए थे?
गंगा आरती दिखाने के लिए ले गए थे, कहाँ ले गए होंगे? काशी ले गए थे, ठीक, वाराणसी। तो ये भी हमारा काशी वाला है, ठीक। ये आप ट्रिक से नाम याद रखना, काशी वाला, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये पूछता है, एबेल अवार्ड कई बार पूछ चुका है। फिर आप देखो 2025 का आईफा पुरस्कार, आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड, आईफा का फुल फॉर्म मालूम है क्या किसी को? क्या है ये आईफा? आइडिया है किसी को? कोई एक आध शब्द से याद आ रहा हो? हाँ, आई फॉर इंडियन, ठीक है। फिल्म आई, इंडियन इंडस्ट्री ऑफ फिल्म, ऐसा, ठीक है, पर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी, ऐसा जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी, इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है आईफा अवार्ड। ये गवर्नमेंट सरकार नहीं देती है, सरकार का अलग अपना नेशनल फिल्म अवार्ड रहता है, ठीक। ये प्राइवेट अवार्ड है आईफा, एक आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके द्वारा एक सेटअप किया गया है कंपनी विस्क्राफ्ट करके, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक। अब नाम इसका आप देखो, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी, ठीक, इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। इसका आयोजन हमेशा से बाहर में होता रहा है, भारत में नहीं होता है, बाहर होता रहा है। और ये अवार्ड देना शुरू किया गया है वर्ष 2000 से, बहुत ज़्यादा पुराना अवार्ड नहीं है। जिस साल हमारा छत्तीसगढ़ बना उसी साल से शुरू हुआ ये अवार्ड। और चूंकि ये इसकी रजत जयंती थी, यानी कि 25वां साल था अवार्ड का, इसलिए इसको भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो इवेंट है भारत में ऑर्गेनाइज किया गया और भारत में ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, भारत में कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ ये? जयपुर में, ठीक। इसमें कई फिल्म को अवार्ड दिया गया, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला किनको? लापता लेडीज, किरण राव द्वारा निर्देशित है, और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए भी इन्हीं को सम्मानित किया गया, किरण राव को, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 के लिए, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, लापता लेडीज। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इस बार लापता लेडीज को। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार किनको दिया गया? राकेश रोशन। सबसे अधिक नामांकन किनका रहा बोले तो लापता लेडीज का ही रहा, ठीक। और सबसे अधिक जीत भी जो है वो लापता लेडीज, जितनी लेडीज लापता थी सारे मिल गए यहाँ पर, ठीक है, सभी को अवार्ड मिला है, ठीक। ये पिक्चर आप देखे हो क्या, भूल भुलैया 3, जिसके लिए अवार्ड मिला है? देखे हो? उतना खास नहीं है, मजा नहीं आया, मतलब अवार्ड, हाँ मजा नहीं आया अवार्ड में, है ना। चलिए, ठीक। तो ये इतना क्लियर हुआ, इसमें इतना ही है जानने का, ज्यादा कुछ है नहीं आईफा अवार्ड, ठीक। कई अवार्ड इसमें दिए जाते हैं आपके बॉलीवुड फिल्मों के लिए। एक आईफा अवार्ड होता है, एक फिल्म फेयर अवार्ड अलग होता है, जी सिने अवार्ड अलग होता है, और नेशनल फिल्म अवार्ड अलग होता है। तो इम्पोर्टेंट जो होता है नेशनल फिल्म अवार्ड, आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर, यही 3 अवार्ड जो है हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, ठीक। जिसमें 2 प्राइवेट एनजीओ द्वारा दिए जाते हैं, वो दोनों अलग अलग होते हैं, और नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, वो अलग है, ठीक। इतना क्लियर है पूरा। तो आईफा अवार्ड आप इसमें याद रखना कि ये 2-3 चीजें तो आप बिल्कुल याद रखना, ठीक। इतना क्लियर है भाई, जोर से बोलो। हाँ। फिर देखते हैं 97th एकेडमी अवार्ड्स, यही है आपका ऑस्कर अवार्ड, ठीक। अच्छा, इसको एकेडमी अवार्ड क्यों बोला जाता है? अच्छा, पिछले क्लास में थे ना आप लोग करंट अफेयर्स वाली में, नेशनल, जिसमें मैं बताया था अमेरिका द्वारा 4 सबसे बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, याद आ रहा है कुछ? बताए थे ना। हाँ, कौन कौन से थे 4 अवार्ड, कुछ याद आता है? एक था एमी अवार्ड, एक था ग्रैमी अवार्ड, एक था एकेडमी अवार्ड और एक था टोनी अवार्ड, ठीक। तो ये एकेडमी अवार्ड, इसी को बोला जाता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक। ये इसका 97वां एडिशन था इस अवार्ड का, ठीक। अगले 3 साल में 100th हो जाएगा, ठीक। तो 97th एकेडमी अवार्ड, इसको एकेडमी अवार्ड किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये दिया जाता है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, AMPS, ठीक। शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, AMPS, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ऐसा एक आपकी एकेडमी है। एकेडमी मतलब वो फिजिकल एकेडमी नहीं है, नाम है एकेडमी। जैसे साहित्य एकेडमी है, वो कोई एकेडमी है क्या? वहाँ कोई एडमिशन वगैरह लेता है, पढ़ता लिखता है क्या? नहीं, वो केवल नाम है साहित्य एकेडमी। वैसे ही ये भी एकेडमी है, और वैसे ही वाली एकेडमी भी थी जो हमने आईफा में देखी थी, ठीक। वो कोई प्रॉपर एकेडमी नहीं है, वो नाम है बस। वैसा ही ये भी एकेडमी है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एकेडमी अवार्ड,
फिर इसका 1939 में नाम भी बदल दिया गया, वो बोल दिया गया ऑस्कर अवार्ड। तो दोनों नाम से जाना जाता है, एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। बाकी ज़्यादा फेमस जो है वो क्या है, ऑस्कर हमारे लिए है, ज़्यादा फेमस एकेडमी अवार्ड ही, ठीक। तो ये इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको अवार्ड दिया गया, अनोरा। ये आप नाम याद रखना, ये सारे नाम। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, किस फिल्म के लिए, इसी के लिए, अनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में एड्रियन निकोलस ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट ये मूवी है, इसमें इन्होंने काम किया है, एड्रियन निकोलस ब्रॉडी। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकेला मेडिसन रोजबर्ग, अनोरा के लिए, ठीक। अब इसमें बताओ कोई पिक्चर देखा हो तो, आईफा में तो बहुत देख रहे थे, कोई देखा अनोरा, ठीक। तो ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसको मिला है ऑस्कर अवार्ड, अनोरा। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन निकोलस ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकेला मेडिसन रोजबर्ग। कम से कम आप ये दो नाम तो भाई बिल्कुल याद रखना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। ये पूछता है एकेडमी अवार्ड ऑस्कर का। फिर सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म क्या रही, फ्लो। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक अवार्ड किसको मिला है, किस फिल्म को, अनोरा को मिला है। और फिर उसके बाद द ब्रूटलिस्ट, ठीक। अलग अलग कैटेगरीज होती है ना अवार्ड की, द बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस, ये सारे अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है अनोरा को। उसके बाद द ब्रूटलिस्ट। सर्वाधिक नामांकन कौन सी मूवी का हुआ था, एमिलिया पेरेस, ठीक। ये फ्रेंच मूवी है, उसका सर्वाधिक नामांकन हुआ था। और ऑस्कर में भारत की तरफ से कौन सी पिक्चर गई थी, शॉर्ट लिस्ट जो हुई, ये थी अनुजा, ठीक। भारत की तरफ से एकमात्र फिल्म जो इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड में जगह बनाई थी वह थी अनुजा, ठीक। और ये जो है देखो ऑस्कर के लिए क्या होता है, यहाँ से तो हम अपनी प्रविष्टि भेजते हैं, वहाँ जो ऑस्कर जो पिक्चर नॉमिनेशन के लिए जो सेलेक्ट करती है, जिनको अवार्ड मिलना है, वहाँ उनकी एक अलग टीम है, ठीक। भारत ने पिक्चर भेजा उस टीम के पास, फिर वो टीम उस मूवीज को देखती है और उसमें से सेलेक्ट करती है कि ये प्रोबेबल लिस्ट है हमारी जिनमें से अवार्ड मिलना है, ठीक। तो वैसा जो शॉर्ट लिस्ट हुआ वह फिल्म थी अनुजा, ठीक। उन्होंने इस पिक्चर को देखा और प्रोबेबिलिटी डाली कि ये बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए नामांकित हो सकती है, मतलब इसको नामांकित किया गया था। तो वो हो गया अपना एक। फिर भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो इसके लिए थी वह थी लापता लेडीज, ठीक। मतलब ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई थी, भारत ने भेजा, उन्होंने देखा और रिजेक्ट कर दिया, आप लापता हो, लापता ही रहो, ठीक। ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं थी पर भारत ने अपनी आधिकारिक प्रविष्टि भेजी थी और ये वाली फिल्म जो है वो शॉर्ट लिस्टेड थी। इतना क्लियर है, जोर से बोलो भाई। हाँ, आगे बढ़े इसमें। फिर अपना अगला देखते हैं, अंतरिक्ष डॉकिंग अनडॉकिंग में भारत की उपलब्धि। डॉकिंग अनडॉकिंग समझते हैं क्या आप लोग, क्या होता है डॉकिंग अनडॉकिंग? देखो, अंतरिक्ष क्षेत्र में डॉकिंग अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना है। भारत क्या करने वाला है, एक अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, ठीक। ये शायद मैं पिछली बार भी बताया था क्या आपको, है ना। भारत अपना क्या करने वाला है, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। अब वो क्या है, वजन में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि सबको एक साथ हम लोग ऊपर में भेज सकें स्पेस में। तो हम क्या करेंगे, उसको पार्ट्स में भेजेंगे, 5 अलग अलग पार्ट में ये सारी चीज़ें स्पेस में जाएंगी और वहाँ पर जाकर के जुड़ेंगी। इस प्रकार से हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है भारत का, ठीक। तो अब उसके लिए हमको ये टेक्नोलॉजी तो चाहिए कि हम ऊपर भेज तो देंगे पर जा करके वहाँ जुड़ना भी है। उसको कैसे जोड़ेंगे, वो भी एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। उसी का डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, उसी के एक्सपेरिमेंट के लिए भारत ने क्या किया था, 2 सैटेलाइट ऐसे भेजे थे स्पेस में, और स्पेस में भेजे। अब इसको कैसे भेजे ये आप समझना। सबसे पहले भेजा हमने टारगेट को, मतलब इसका नाम रखा गया टारगेट। पहले इसको हमने भेजा और स्पेस में एक ऑर्बिट में इसको पार्क कर दिया, मतलब वहाँ वो धीरे धीरे आराम से घूमता रहेगा, अपनी परिक्रमा करता रहेगा, ठीक, धुरी पर। फिर हमने क्या किया, एक और सैटेलाइट भेजा जिसको बोला गया चेजर, ठीक। ये गया ऊपर में और जहाँ पर ये पार्क था वहाँ पर जा करके इससे जुड़ा, इसको बोला जाता है डॉकिंग, ठीक। आप सुने होंगे पोर्ट्स वगैरह में शिप डॉक हो रहा है ना, इसीलिए बोला गया इसको, ये जा करके जुड़ रहा है इसलिए बोला गया इसको डॉकिंग। तो ये जब उड़ रहा था यहाँ पर, मतलब आपके परिक्रमा में था, धुरी में था, वहाँ पर ये चेजर गया और इससे जा करके जुड़ा, इसको बोला जाता है डॉकिंग। और फिर जब ये वापस हटता है उसको बोला जाता है अनडॉकिंग। जब जुड़ा तब उसे बोला गया डॉकिंग और जब ये हटता है तब उसको बोला जाता है अनडॉकिंग।
अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, वहाँ पर कौन जाएंगे? हमारे अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स लोग जाएंगे। अब वहाँ पर लोग गए तो ठीक है, सेटेलाइट इससे गए आपके रॉकेट वगैरह से, अब वो वहाँ जा करके रहेंगे कैसे? कूदेंगे थोड़ी वहाँ पर से, ग्रेविटी है नहीं, फेंका जाएंगे। तो ये क्या होता है, जब जाता है हमारा यहाँ पर से रॉकेट वगैरह प्रपल्शन व्हीकल, वो जा करके ऐसा ही जो स्पेस स्टेशन है उसमें जा करके ऐसा जुड़ता है, वहाँ से फिर वो जाते हैं अंदर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट डॉकिंग, एक तो वो जोड़ने के लिए भी, दूसरा जब हम यहाँ से यान भेजेंगे प्रक्षेपण यान, उसमें जो सवार रहेंगे एस्ट्रोनॉट्स वो जा करके इनसे जुड़ेगा स्पेस स्टेशन से, फिर वो जाते हैं अंदर। इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन अभी इसरो ने कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक केवल 4 देशों ने ही हासिल कर पाए हैं। कौन कौन से हैं? एक है अमेरिका, रशिया, फिर चाइना और चौथा बना है हमारा भारत। ठीक, इतना क्लियर है? डॉकिंग अनडॉकिंग समझ में आया? ठीक। अच्छा, किस मिशन के अंतर्गत भारत जो है भेजने वाला है अंतरिक्ष यात्रियों को? गगनयान द्वारा पृथ्वी के पर पहले क्या करेंगे? लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, वहां से वापस लाएंगे। फिर आगे 2040 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग भेजेंगे। 2035 तक हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन का है, 2040 तक हमारा स्पेस में भेजने का बाकी अंतरिक्ष यात्रियों वगैरह को। इतना क्लियर है पूरा? ठीक। इसमें और चीज देख लो कि 2 उपग्रह SDX-1 यानी कि चेजर और SDX-02 टारगेट को सफलतापूर्वक डॉकिंग और अनडॉकिंग किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? PSLV C60। ये आप क्रम याद रखना, ये पूछता है। ठीक, PSLV C60। PSLV जानते हो क्या होता है? हाँ, वो तो ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है? ये आपका रॉकेट ही है जिसमें इसको रख करके भेजा गया है। ठीक है, ऐसे ईंधन रहते हैं ना इसमें, जो ले जाएगा लॉन्च व्हीकल उसको बोला जाता है PSLV। ठीक, उसका 60th मिशन था सफल। इतना क्लियर है पूरा? ठीक, ये इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान डिजाइन एवं निर्मित किसके द्वारा किया गया था? यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि आपका स्थित है बेंगलुरु में। और यह भारत की योजनाबद्ध, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि योजनाबद्ध भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वर्ष 2035 तक चंद्रमा पर मानव मिशन और 2040 तक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये इसका फायदा ये होता है कि आपका एक बार स्पेस स्टेशन वगैरह बन गया, बहुत लंबी दूरी की हम मिशन करने वाले, जैसे मंगलयान आपका हो गया, शुक्रयान हो गया, या फिर और किसी बृहस्पति वगैरह पे हम लोग भेजने वाले हैं। तो ऐसे जो हमारे भेजे जाते हैं ना सैटेलाइट्स वगैरह, जो रॉकेट वगैरह प्रक्षेपण जाएंगे PSLV वगैरह, वो क्या करते हैं यहाँ पर डॉक होकर के हम उस पर फ्यूलिंग भी कर सकते हैं, ईंधन भी भर सकते हैं। तो डॉकिंग अनडॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। इतना क्लियर है पूरा? जोर से बोलो। फिर हम लोग देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास कौन कौन से हुए? पिछली बार मैंने आपको बताया था युद्धाभ्यास क्या होते हैं। नाम फिक्स रहता है कंट्रीज के साथ। ठीक, नाम अलग अलग नहीं होते, पर अलग अलग देशों के साथ अलग अलग नाम होते हैं जो कि फिक्स रहता है। ठीक, तो आपको नाम याद रखना है। अभ्यास खंजर 12, ये कौन से देश के बीच हुआ? बोले तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल। कौन सा एडिशन था? 12th। ठीक, इसीलिए यहाँ पर XII लिखा हुआ है। और ये आयोजन किया गया था किर्गिस्तान में 10 से 23 मार्च के बीच। ठीक, आपको इसमें ये नाम याद रखना है और कंट्री का नाम याद रखना है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट ही ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आपको एडिशन और जगह भी याद रखनी होती है कि कहाँ पर हुआ। ठीक, ये अभी उस कैटेगरी में नहीं, पर इसमें आप नाम याद रखना, ये एक्सरसाइज का और कंट्री। भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कहाँ पर है? कुछ आइडिया है किधर है? सेंट्रल एशियन कंट्री, नाम सुने आप? पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, उसके ऊपर जितने देश है ना उसको बोला जाता है सेंट्रल एशियन कंट्री। वहां पर है किर्गिस्तान। ठीक, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया से फिर इधर आपके लेफ्ट में जुड़ा हुआ बहुत सारे देश है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एक साथ हैं। ठीक, उसी में से एक देश है किर्गिस्तान, उसके साथ भारत ने आयोजित किया था। फिर बोंगो सागर, ये था भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास। ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बोंगो। ठीक है, बोंगो सागर जो है भारत बांग्लादेश नौसेना अभ्यास था। इसका था ये 5वां एडिशन। ये शुरू हुआ आपका 10 से 23 मार्च और इसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम में।
फिर इसी के साथ साथ एक और मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था, कॉर्पेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। ये भी किया गया भारत बांग्लादेश के साथ, और नौसेना अभ्यास इसका था ये 6वां संस्करण। भारतीय नौसेना के INS रणवीर ने इन दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भाग लिया था। ठीक, आप इसको याद रखना, INS रणवीर, इसने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों में, बंगो सागर में भी और कॉर्पेट में भी, ठीक, दोनों बंगाल की खाड़ी में ही हुए थे। ठीक, और ये था भारत और बांग्लादेश के साथ दोनों जो है अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था, एक ही समय पर कंडक्ट किया गया। 10 से 22 मार्च वो भी, 10 से 22 मार्च ये भी, कॉर्पेट भी और बंगो सागर भी। ठीक, फिर अगला देखते हैं वरुण। ये दोनों वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ये अभी हमने देखे किसके साथ, एशियन कंट्रीज के साथ। ये जो है ये पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है। ठीक, वरुण 2025, ये था भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इसका था ये 23वां संस्करण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखना। ये वरुण पूछता है कि कौन से देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, या फिर भारत फ्रांस ऐसे करके पूछ देगा, या तो फिर सीधा पूछेगा वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक, ये किया गया था भारत फ्रांस, इसमें भाग लिया था INS विक्रांत ने, और एक भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी इसमें शामिल थी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप देखो इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे आपके आधुनिक पनडुब्बियां वगैरह है, या फिर आधुनिक हमारे वॉरशिप हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रांस आपको पता होगा न्यूक्लियर कंट्री है, मिलिट्रीली अगर आप देखोगे तो यूरोप का सबसे पावरफुल देश जो है वो फ्रांस ही है। यूरोप में केवल एक ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर है। ठीक है, रशिया को वैसे एशिया में माना जाता है, एशिया यूरोप वो दोनों में फैला हुआ है, पर ज्यादातर वो एशिया में, इसलिए बोला जाता है यूरोप ने एक ही कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर्ड है, वो कौन सी है, फ्रांस। ठीक, इसलिए यह मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, क्या था इसका नाम, वरुण। और ये नौसैनिक अभ्यास है, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। नौसैनिक अभ्यास कहाँ एक्सरसाइज होगा भाई, सागर में। ठीक, और जल के देवता कौन है, वरुण, इसीलिए ये नाम रख दिया गया है वरुण 2025। ठीक, इसमें INS विक्रांत, भारत का सबसे मॉडर्न, सबसे आप बोल सकते हो डेंजरस जो है वॉरशिप है वो INS विक्रांत ही है। ठीक, तो उसने इसमें भाग लिया था, और स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन ने भी भाग लिया। इसका आयोजन किया गया था 19 से 22 मार्च तक। इतना क्लियर है। ठीक, फिर इंद्र अभ्यास, इंद्र ये कौन सा भाई, भारत रूस नौसेना द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ था, इंडिया रशिया, इसका था ये 14th एडिशन। ये आयोजित किया गया था आपका चेन्नई में 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच। इतना क्लियर है पूरा, जोर से बोलो। ठीक, ऐसा एलियन लोग की तरह ना बैठा करो, बोला करो जोर से कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ न्यूज नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो ये हुआ आपका वरुण किसके किसके बीच था, भारत फ्रांस, और इंद्र भारत और रूस। ठीक, ये दोनों नाम आप याद रखना। देखो जो जितने शक्तिशाली देश के साथ हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं वो नाम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल कंट्री, रशिया इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल कंट्री। ठीक, इसलिए दोनों नाम आप याद रखना, वरुण और इंद्र। फिर कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको भी देखते हैं। इनियोकस, ये इनियोकस मिलिट्री एक्सरसाइज, इनियोकस ये आयोजित किया गया किसके साथ, भारत और ग्रीस। ठीक, भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वैसे ये आयोजित हुआ था ग्रीस में, जो कि मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज था, बहुपक्षीय या बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास। आसमान में वायु सेना वालों का ये मिलिट्री एक्सरसाइज था, एयरफोर्स वालों का। ये आयोजित किया गया था ग्रीस में। ठीक, फिर एक आपका एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, इसको भी आप नाम याद रखना। ये किया गया था भारत, US, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना इसमें शामिल थी। क्वाड कंट्री आप नाम सुने हो, क्वाड। ठीक, कौन कौन से 4 देश शामिल हैं उसमें, चीन, भारत, अमेरिका, जापान और UAE। और बताओ, ठीक है, और किसी के पास कोई आंसर, चौथा कौन है, वही तो सस्पेंस है, बताओ किसी को आइडिया, अरे बोलो, आइडिया है किसी को, नहीं, पीछे से क्वाड है वो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ये 4 देश हैं भाई, इसमें इंडिया है, US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये 4 देश जो है वो क्वाड में शामिल है। ठीक, आप जो UAE वाला बोल रहे हैं वो अलग क्वाड है। ठीक, वो ये वाला क्वाड नहीं है। ये वाला क्वाड जो बात हो रही है उसमें है इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। किसको घेरने के लिए बनाया गया है ये,
चाइना को घेरने के लिए बनाया गया। ठीक, चाइना जो है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इंडिया हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर जापान हो गया और यहाँ पर हो गया यूएस। ये ऐसा बनता है, इसलिए इसको बोला गया है क्वाड। ठीक, और ये जो एक्सरसाइज हुआ वो क्वाड प्लस कोरिया। ये कोरिया कौन सा होगा, नॉर्थ कोरिया होगा कि दक्षिण कोरिया होगा, साउथ कोरिया। ठीक, नॉर्थ कोरिया वैसे ही नहीं बनता है अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ से हो। ठीक, इसलिए क्वाड प्लस कोरिया इनका अपना एक मिलिट्री एक्सरसाइज था। और ये भी साउथ कोरिया जो है वो भी बॉर्डर जोड़ता है चाइना के साथ। ठीक, चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया, इसीलिए नाम क्या रखा गया, सी ड्रैगन। ड्रैगन से आप समझ रहे हो, ठीक, सी ड्रैगन, क्योंकि इसने समुद्र में बहुत उत्पात मचा करके रखा है, हर देश को परेशान करके रखा हुआ है। वियतनाम हो, फिलीपींस हो, आपका साउथ कोरिया हो, जापान हो, सबको इसने नाक में दम करके रखा है। तो इसी को डिटर करने के लिए, इसी को डराने के लिए आप बोल सकते हो कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वहां पर की गई, इसलिए इसका नाम रखा गया सी ड्रैगन। कौन कौन सी कंट्री थी, तो ऐसे याद रख लेना आप, क्वाड प्लस कोरिया। पर आपको क्वाड में नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब आप समझ रहे हो, सबमरीन जानते हो क्या होता है, पनडुब्बी अंदर रहता है। एंटी सबमरीन मतलब जो सबमरीन को काउंटर करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है कि कैसे इसको मारा जाएगा, किस प्रकार से हम सबमरीन्स को फंसा सकते हैं। ठीक, ऐसा एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज ये किया गया था और इसका आयोजन कहाँ किया गया, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो इसमें आपको नाम याद रखना सी ड्रैगन और कंट्री नाम याद रखना, क्वाड प्लस कोरिया। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपना नेशनल, इंडियन नेशनल कई मिलिट्री एक्सरसाइज हुए, जैसे कि डिजर्ट हंट, ये था आपका एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास। इसमें भारत आपकी आर्मी की जो तीनों सेवाएं हैं, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का एकीकृत अभ्यास था ये। ठीक, और ये आयोजित हुआ कहाँ, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जोधपुर। डिजर्ट हंट, डिजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल एरिया। जोधपुर भी आपका राजस्थान उसी एरिया में आता है। जोधपुर में ये आयोजित किया गया था, जोधपुर के वायु सेना स्टेशन पर ये आयोजित किया गया था 24 से 28 फरवरी। इसका नाम रखा गया था क्या, डेजर्ट हंट। फिर एक था आपका अभ्यास प्रचंड प्रहार अभ्यास, ये भारतीय त्रिसेना, ये भी भारतीय त्रिसेना एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास था। ये आयोजित किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। इतना क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े, इसमें किसी को कहीं पर डाउट है, क्लियर है पूरा। ठीक, फिर देखते हैं अपन कुछ स्पोर्ट्स वाली बात है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये आयोजित कहाँ गया था, पाकिस्तान और यूएई। मेनली था पाकिस्तान, यूएई में तो केवल भारत के मैचेस हो रहे थे। ठीक, पाकिस्तान और यूएई में ये आयोजित किया गया था। कब से कब तक, 19 फरवरी से 9 मार्च। अच्छा, कौन सा एडिशन था ये, नौवां था पक्का, हाँ 9th एडिशन था ये। ठीक, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण था। ठीक, फाइनल कहाँ हुआ भाई, फाइनल हुआ आपका यूएई में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ी फनी बात है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने आयोजित कराया, ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था। एक मैच उसने खेले भारत के साथ यूएई में, एक मैच खेला उसने पाकिस्तान में और एक मैच पे पानी गिर गया। ठीक, और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित कराने के लिए पाकिस्तान ने बहुत लोन लिया था, स्टेडियम वगैरह नव निर्माण करने के लिए। यानी कि मतलब क्या हुआ, केवल एक मैच खेलने के लिए उसने लोन भी लिया, स्टेडियम भी बनवाया और वो भी हार करके ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। एक ही मैच खेला है उसने पाकिस्तान में और ग्रुप स्टेज से ही बाहर। ठीक है, तो फाइनल हुआ हमारा यूएई में, विजेता रहा भारत और ये भारत का तीसरा खिताब है। कब कब जीता है भारत ने, एक तो 2025 इस साल हो गया, फिर पिछला 2013 में दूसरा और तीसरा, अभी तो 2025 हो गए, 2013 हो गए, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। ये था 2002 का, हाँ 2002 में जीता, टाई हुआ था इंडिया श्रीलंका, पानी गिर गया था, 2 दिन तक पानी गिरता रहा था, तो वो जो है अवार्ड जो है दोनों में शेयर कर दिया गया था, इंडिया और श्रीलंका में। ठीक, तो भारत श्रीलंका उस समय पर को विनर रहे थे। तो ये भारत का कंबाइंड यदि देखा जाए तो तीसरा अवार्ड है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरी बार जीता है। उप विजेता रहा इसमें न्यूजीलैंड।
प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला किसे? रचिन रविंद्र को। इन्हें मिला गोल्डन बैट, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया पूरे सीरीज में। फिर सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी, न्यूजीलैंड। फिर टीमों की संख्या कितनी थी बोले इसमें? 8। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, नाम से समझ में आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, मतलब इसमें केवल चैंपियन लोग ही खेलेंगे, उसमें से एक चैंपियन बन के निकलेगा, ऐसा इसका मतलब। ठीक, फिर इसी सीरीज में देखा जाए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन में ही विराट कोहली ने 287 पारियों में 1400 वनडे इंटरनेशनल रन पहुंच गए और ये ऐसा करने वाले विश्व के सबसे तेज खिलाड़ी बने। ठीक, और 261वीं पारी में विराट कोहली के बाद 11,000 रन तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। ठीक, तो ये दोनों आप नाम याद रखना, विराट कोहली का और इसका। ठीक है, भारत ने कौन सी बार जीता है भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? तीसरी बार। एडिशन कौन सा था ये? 9। ठीक, फिर कुछ और आयोजन है उसको देखते हैं अपन। 2025 खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 2025 खेलो इंडिया विंटर गेम। खेलो इंडिया गेम आप सुने होंगे, जो नॉर्मल खेलो इंडिया गेम होता है उसे बोला जाता है खेलो इंडिया समर गेम्स बोलते हैं। ठीक, और ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर गेम्स मतलब ये क्या विंटर में आयोजित हो रहा है? क्या ठंडी के दिनों में आयोजित हो रहा है ये, इसलिए विंटर गेम बोल रहे हैं? नहीं, इसमें क्योंकि आपके उस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं जो ठंडे जगहों पर खेले जा सकते हैं, जैसे आइस स्केटिंग वगैरह हो गई, आइस हॉकी हो गई, स्कीइंग हो गई, ये क्या होते हैं? ये बर्फ वाले क्षेत्रों पर ही खेले जा सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है विंटर गेम्स। और ऐसे गेम्स आयोजित कहाँ होंगे? ऐसे ही ठंडी जगहों पर ही आयोजित होंगे, कश्मीर, हिमाचल, या फिर यदि आपको कहीं पर आयोजित करवाना है, सपोज छत्तीसगढ़ में आयोजित करवाना है, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा आर्टिफिशियली। ठीक, तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम आयोजित किया गया था कश्मीर और लेह वाले क्षेत्र में। ये इसका एडिशन कौन सा था? 5वां। आयोजित कब से कब तक हुआ बोले तो 9 से 12 मार्च। इसमें कुल खेल थे 6 और 19 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो आप इसमें जगह ना याद रखना, कश्मीर और लेह में, और इसका एडिशन था ये 5वां। इस पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? आर्मी वाले। हम लोगों ने नेशनल गेम्स देखा था पिछली बार, उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन था? सर्विस बोर्ड। ठीक, उसमें भी कौन वाले थे? सारे आर्मी वाले ही रहते थे। इसमें भी आर्मी ने ही सबसे ज्यादा मेडल जीता है, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 18 मेडल। हिमाचल प्रदेश ने भी 18 जीता, परंतु उनका गोल्ड मेडल कम है करके ये नीचे आ गया। इतना क्लियर है पूरा? जोर से बोलो। ठीक, फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था। पैरा गेम्स मतलब हाँ, जो दिव्यांग लोग हैं उनका अपना अलग गेम हुआ था। ठीक, क्योंकि सभी का लेवल बराबर होना चाहिए। ठीक, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इसका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था? दूसरा एडिशन। ये आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इसका शुभंकर था उज्ज्वला। ये है उज्ज्वला। ठीक, दिल्ली की गौरैया से प्रेरित है। इस संस्करण में 6 पैरा खेल खेले गए। कौन कौन से? तीरंदाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और टेबल टेनिस। कुल 1300 से अधिक एथलीट्स की इसमें पार्टिसिपेशन हुई थी। ठीक, इसका शुभंकर क्या था बोले तो इसका शुभंकर था स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। ठीक, स्नो लेपर्ड जानते हो आप लोग? ठीक, सफेद दिखता है, सफेद तेंदुआ, वो था इसका शुभंकर। इसका उसकी थी उज्ज्वला। इतना क्लियर है? जोर से बोलो भाई। पहले यहाँ ही मिलिट्री एक्सरसाइज कराना पड़ेगा लगता है, आवाज ही नहीं निकलती बाहर। ठीक, फिर अगला देखते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। ये भारत में आयोजित किया गया था, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, इससे समझ में आ रहा है विश्व स्तर का ये आयोजन था। फिर पैरा एथलेटिक्स यानी दिव्यांगों का खेल था। ठीक, ये आयोजित किया गया आपका कहाँ? नई दिल्ली में। इसका एडिशन था 12वां। ये गेम जो है 2013 से शुरू हुआ है और भारत ने पहली बार इसको आयोजित किया है 2025 में। अभी लगातार 2-3 साल भारत ही और आयोजित करने वाला है। ठीक, ये था इसका 12वां एडिशन। ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इसकी अवधि थी 11 से 13 मार्च 2025 तक। पदक तालिका में भारत ही सबसे पहले स्थान पर रहा। इसने जीते कुल 45 गोल्ड, 40 सिल्वर, 49 ब्रॉन्ज के साथ 134 टोटल मेडल्स भारत ने जीते हैं। इतना क्लियर है? ठीक, इसमें इतना ही है। ये सब पैरा गेम्स वगैरह आप जो है थोड़े बहुत एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। पिछले साल का, यदि आप पिछले साल के इसी साल के पीएससी एग्जाम में पूछा गया था एक तो, जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ था पैरा गेम्स, है ना। तो पैरा गेम्स वगैरह के बारे में आप पूछ रहा है तो आप थोड़ा बहुत इसको आइडिया याद जरूर रखना।
ये वर्ल्ड लेवल का पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स था जो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसका एडिशन कौन सा था? 12वां। जोर से बोलो कौन सा एडिशन था? इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा भारत। फिर एक आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 आयोजित किया गया ट्यूरिन यानी कि इटली में। इसका भी ये 12वां संस्करण था। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स मतलब स्पेशल वर्ड क्यों जुड़ा है इसमें? क्या खास बात थी इसमें? जो सुन नहीं सकते ठीक है। कुछ आइडिया आ रहा है स्पेशल क्या है इसमें? नहीं। स्पेशली एबल्ड आप नाम सुने हो कभी? स्पेशली एबल्ड किसको बोला जाता है? नहीं। स्पेशली एबल्ड कई बार उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य लोगों से कम है, ठीक। उनका ये ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स था, इसलिए इसको बोला गया स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स। जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य लोगों से कम है, जिनकी आपकी दिमागी गतिविधि मंद चलती है सामान्य लोगों के कंपैरिजन, ठीक, उनका ये विंटर गेम्स था। विंटर गेम्स मतलब आप समझ गए ना, जो अभी हम लोग खेलो इंडिया वाला विंटर गेम देखे तो इसमें भी वही वाला विंटर गेम है, यानी कि ठंड से रिलेटेड जैसे स्कीइंग वगैरह हो गई, आइस स्केटिंग वगैरह हो गई, इस टाइप के गेम्स इसमें आयोजित किए गए और ये ओलंपिक था इनका, ठीक। यानी कि स्पेशली एबल्ड लोग जो लोग हैं उनके विंटर गेम्स का ये ओलंपिक था, इसलिए ऐसा नाम दिया गया स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स। कहाँ आयोजित हुआ? इटली। जोर से बोलो कहाँ आयोजित हुआ? इटली। अवधि थी इसकी 8 से 15 मार्च। 1500 से अधिक एथलीट्स इसमें शामिल हुए थे, 100 देशों से ज्यादा से, ठीक। और भारत ने इसमें कुल 8 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 33 पदक जीते हैं। इतना क्लियर है? ठीक। इसमें मेडल टैली वगैरह नहीं मिलती है कि कौन सा देश पहले पर रहा दूसरे पर रहा, नहीं मिलता है। भारत ने इतने मेडल जीते हैं, ये बात इसमें थी, ठीक। कितने मेडल जीते भाई भारत ने? 33। कहाँ आयोजित हुआ ये? इटली में, ठीक। कौन सा एडिशन था? 12। जोर से बोलो कौन सा एडिशन था? छोड़ेंगे नहीं जब तक बोलोगे नहीं, ठीक है। फिर अगला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखते हैं, WPL वुमेन प्रीमियर लीग। इस मार्च महीने में स्पोर्ट्स वगैरह यही सब इवेंट्स वगैरह ज्यादा है, ठीक। बहुत ज्यादा खास कोई मार्च में बात बहुत बड़ी बड़ी कोई हुई नहीं, तो अपन इसको देखते हैं। WPL टूर्नामेंट ये आयोजित हुआ 14 फरवरी से 15 मार्च तक, 1 महीने का ये टूर्नामेंट रहा। एडिशन कौन सा था? ये 3रा संस्करण। कुल टीम थी इसमें 5। विजेता कौन सी टीम रही? मुंबई इंडियंस। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है? कौन है वो? जोर से बोलो। हरमनप्रीत आगे कौर। हरमनप्रीत कौर ये है मुंबई इंडियंस की कैप्टन रही है और दूसरी बार इन्होंने जीता है। पहला एडिशन भी इन्होंने जीता था और अभी 3रा जीता है। तो दूसरा कहाँ गया? दूसरा किसने जीता? बेंगलोर। उसकी कैप्टन कौन? रश्मिका मंदाना। कहाँ से आ गई इसमें? स्मृति मंदाना थी, ठीक है। हाँ, रश्मिका मंदाना नहीं है। उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप मिला नताली रोथ साइबर ब्रंट, ये थी मुंबई इंडियंस की ही बैट्समैन है। और पर्पल कैप भी मिला एमिलिया चार्लोट कैर को, ये भी मुंबई इंडियंस की टीम में थी, ठीक, ये बॉलर। और इमर्जिंग प्लेयर किनको मिला है? शेफाली वर्मा, ये दिल्ली की है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये खेलती है। इतना क्लियर है? कौन सा एडिशन था ये? 3रा। कितनी टीम इसमें शामिल हुई? 5। अभी जो IPL चल रहा है वो उसका कौन सा एडिशन है? 18वां। और कितनी टीम शामिल है? 10 टीम, ठीक। ये एडिशन टीम वगैरह थोड़ा सा आप याद रखा करो, कई बार ऐसा पूछ देता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतना क्लियर है पूरा? फिर अगला अपन देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का 58th टाइगर रिजर्व बना है, ठीक। 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड। किसको? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सबसे ज्यादा बाघ कौन से आपके स्टेट में है भाई? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? कुछ एक आइडिया, इससे अधिक उससे कम, ऐसा कुछ? हाँ, 9। 18 तो छत्तीसगढ़ में ही है।
कुछ आइडिया है किसी को? न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते कभी? चलो रैंडम नंबर ही बोलो, कुछ ऐसा याद आ रहा हो तो। 400 से ज्यादा? चलो एक नंबर आया, दूसरा बोलो। कोई इससे बढ़ा करके बोलना चाह रहा है? बिडिंग लगाओ। अरे कुछ तो आइडिया आ रहा होगा। एनवायरमेंट आप लोग का नहीं हुआ क्या? 700 से 900 के बीच, ठीक है। एक और नंबर आया। अच्छा टोटल कितने हैं, कौन से नंबर के आसपास हैं, ऐसा कुछ? हाँ 2000 से ज्यादा है, लगभग 2200 के आसपास भारत में टोटल बाघों की संख्या है। एनपी में 700 से अधिक, 785 के आसपास जो है लास्ट काउंटिंग में नंबर दिया गया था। ठीक, सबसे ज्यादा बाघ भारत में मध्य प्रदेश में, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे कहाँ? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा भारत में नेशनल पार्क कहाँ है बोले तो वो भी मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11 नेशनल पार्क अकेले मध्य प्रदेश में। ठीक, और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। इसका आपका लोकेशन कहाँ है बोले तो जिला शिवपुरी, ये पड़ता है आपका ग्वालियर के पास, चंबल क्षेत्र। ठीक, शिवपुरी में स्थित है ये एमपी का टाइगर रिजर्व। और ये ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। विंध्याचल जानते होगे ना? ठीक, विंध्याचल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ज्योग्राफी हुआ है आप लोग का? हो गया? कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? राजस्थान से दिल्ली, वो अरावली है। गुजरात से एमपी, सीजी को भी टच करता है। हाँ उसी का हिस्सा है। हाँ उड़ीसा तक। बताओ ज्योग्राफी हो गया आप लोग का? हो गया ज्योग्राफी? नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। विंध्याचल जो है आपका इधर से जाता है, आपका गुजरात से होते हुए पूरा बिहार तक पहुंचता है, सासाराम तक। ठीक, और विंध्याचल ही जो आगे एमपी के आगे 5 भागों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग राजमाल, ये वो सारी चीजें उसी का हिस्सा है। ठीक, तो ये विंध्याचल का ऊपरी हिस्सा है जिसमें ये आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये ग्वालियर, जैसा मैंने बताया शिवपुरी कहाँ पर है स्थित है? ग्वालियर के पास। तो ग्वालियर के महाराजा और मुगल सम्राट वगैरह जो हैं वो यहाँ पर शिकार खेलने के लिए जाते थे। ठीक, क्यों जाते थे यहीं पर? क्योंकि ये एक की पॉइंट है, यहीं से आपका नॉर्थ साउथ जो है रास्ता निकलता है, तो उनका लगातार आना जाना बना रहता था। आगरा जो है ग्वालियर से ले दे करके 1.5 घंटे की दूरी पर है। और आगरा क्या था भाई? मुगलों की राजधानी थी। ठीक, कहीं भी जाना है तो वो रास्ते में ही पड़ता था। और फिर ग्वालियर के राजाओं के साथ उनकी मित्रता भी थी, इसलिए ये यहाँ पर जब तब आया करते थे, शिकार वगैरह खेला करते थे। ठीक, तो ये उनके सम्राटों का, मुगल सम्राटों का, ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार क्षेत्र था। यहाँ की जैव विविधता की बात करें तो यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, कई प्रकार के हिरण, ये सारे यहाँ पर हैं। फिर झील में साक्य सागर और माधव सागर झील है यहाँ पर। झील किस लिए है? क्योंकि जानवर, वहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, जानवर लोग के पानी पीने के लिए बनाया गया है आर्टिफिशियल झील। तो ये है आपका साक्य सागर और माधव सागर झील। और ये भारत में टाइगर कॉरिडोर जो है टोटल 32 है, आप इसको याद रखना। भारत में कितने टाइगर कॉरिडोर है बोला जाए तो 32। टाइगर कॉरिडोर समझते हैं क्या है? 2 नेशनल पार्क है, सपोज ये है आपका एक स्टेट, ये है सपोज आपका दूसरा स्टेट। यहाँ पर है जंगल, यहाँ पर भी है जंगल, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, सपोज क्या है ये देखो, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। बीच में से ऐसी हमारी रोड चली गई है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? लोकेशन 2 अलग अलग जंगल के क्षेत्र हैं, इधर एक नेशनल पार्क है, इधर एक नेशनल पार्क है, या इधर एक जंगल है, इधर एक जंगल है, बीच से हमारी रोड वगैरह निकल गई है सपोज। तो फिर शेर या बाघ जो है इधर से उधर कैसे जाएं? ठीक, बीच में चौड़ा लोकेशन है जहाँ पर रोड वगैरह है, थोड़ी बहुत बस्ती बसी हुई है। वहाँ जब भी बाघ आए तो हम क्या करते हैं? पिंजरा लगा करके फिर वापस उसी जंगल में छोड़ देते हैं। यहाँ से बेचारा जा रहा है, यहाँ बस्ती में पकड़ा गया, फिर उसको यहाँ भेज दिया, फिर जा रहा, फिर पकड़ा, फिर यहाँ भेज दिया, उसको उधर जाना है, कैसे जाए? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनके लिए एक कॉरिडोर टाइप बना देते हैं, या तो ब्रिज के नीचे से ही थोड़ा जंगल टाइप का निकाल देंगे जहाँ पेड़ वेड़ लगा करके, झाड़ियाँ वगैरह लगा करके उसको उसी टाइप का अनुकूल वातावरण दे देंगे, वन टाइप का, तो वहां से पास होकर के अगले इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉरिडोर। चूंकि ये बाघों के लिए बनाया गया इसलिए बोला गया टाइगर कॉरिडोर। हाथी के लिए ऐसा बनाया जाए तो बोला जाएगा एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक, आप ये नाम सुनते रहते होगे लगातार। छत्तीसगढ़ में एलिफेंट कॉरिडोर जो है बहुत ज्यादा न्यूज में था।
ठीक। तो ऐसे टाइगर कॉरिडोर भारत में कितने हैं? प्रमुख रूप से 32 टाइगर कॉरिडोर हैं, और इस 32 में से 6 कॉरिडोर जो है, 6 टाइगर कॉरिडोर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में 32 में से 6 टाइगर कॉरिडोर जो है प्रमुख रूप से शामिल है। इतना क्लियर है? ठीक, ये चीजें आप याद रखा करो। फिर वर्तमान में भारत में ही सबसे ज्यादा विश्व के बाघ स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर, लगभग 75%। ठीक, इतना क्लियर है पूरा। और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया है? ये एमपी के महाराजा थे माधवराव सिंधिया, ठीक, उनके नाम पर ये रखा गया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एमपी के महाराजा थे 1896 के आसपास, उनके नाम पर ये रखा गया। ठीक, 1959 में ये नेशनल पार्क बना है, और मेरे ख्याल से 1965 के आसपास इसका रीनेमिंग कर दिया गया था। 1959 में जब ये राष्ट्रीय उद्यान बना तब इसका नाम रखा गया था शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये शिवपुरी में है। फिर उसका नामकरण नया कर दिया गया, फिर रख दिया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान। इतना बात क्लियर है? जोर से बोलो। फिर अगला देखते हैं, भारत की पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट। ठीक, रिवराइन डॉल्फिन आप समझते हो, जो नदी में डॉल्फिन रहेंगे, ठीक, उसको बोला जाएगा रिवराइन डॉल्फिन। नदी को बोला जाता है इंग्लिश में रिवर, इसलिए नदी के डॉल्फिन्स को बोला जाएगा रिवराइन डॉल्फिन। उनके एस्टिमेशन की यहाँ पर रिपोर्ट डाली गई। देखो, प्रोजेक्ट 2020 में, वर्ष 2020 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन का एम था कि ऐसे नदी में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना, उनको बचा करके रखना, उनका हंटिंग, पोचिंग, ये सबसे उनको बचा करके रखना। इसके लिए शुरू किया गया आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन। कौन से साल में? बोलो, वर्ष 2020, जोर से बोलो। हाँ, वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया। अब किसी जीव का आप संरक्षण संवर्धन कब करेंगे? जब आपको उसके नंबर्स पता होंगे कि वो कितनी संख्या में है। ठीक, जब आपको नंबर्स ही नहीं मालूम है कहाँ पर कितने हैं, तो आप संरक्षण कैसे करोगे? स्टेटस का कैसे पता लगाओगे? ठीक, आपको सबसे पहले किसी को संरक्षित करना है तो नंबर पता होने चाहिए। यूपी में सपोज 5000 है, इस साल 5000 है, फिर आप 3 साल बाद फिर गणना करोगे, पता चल रहा है 4000 हो गए, तो आपको पता चलेगा इनका लगातार हंटिंग वगैरह हो रहा है, शिकार वगैरह हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर एफर्ट और लगाने की आवश्यकता है। या फिर 5000 से अगले साल 6000 हो गए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही दिशा में। इसलिए किसी भी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले उसके नंबर चाहिए होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था वर्ष 2020 में, और इसी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत ये सर्वे किया गया, ये पता लगाने के लिए कि हमारे देश में कितने नदी में डॉल्फिन्स वगैरह उपस्थित हैं। ठीक, तो इसी प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत ये सर्वे जो है आपका एस्टिमेशन रिपोर्ट रिवराइन डॉल्फिन की शुरू की गई, यानी कि नदियों पर जा करके देखा जाने लगा कि वहां पर कितने डॉल्फिन्स वगैरह हैं। हम उनकी संख्या जानना चाहते थे, उनकी गणना करना चाहते थे। ठीक, तो ऐसी गणना टीम ने की और वो रिपोर्ट आई सामने, और उस रिपोर्ट, जो कि ये पहली रिपोर्ट थी ऐसी, उसको अनावृत किया किसने? भारत के प्रधानमंत्री ने। इसलिए ये बड़ी चीज बन जाती है। ठीक, तो ये जारी किया गया किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। कौन सी रिपोर्ट थी भाई? रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, ऐसा इसका नाम। और ये सर्वे कहाँ किया गया? 8 राज्यों में, कुल 28 नदियों में इसका सर्वे किया गया। ठीक, क्यों केवल 8 राज्य और 28 नदियों में ही? क्योंकि ये नदी डॉल्फिन वगैरह जो है वो वहीं पर पाई जाती है। देखो, भारत में 2 प्रकार की डॉल्फिन होती है। एक तो है आपकी गैंगटिक डॉल्फिन, यानी कि जो गंगा नदी में पाई जाती हैं, एक वो वाली डॉल्फिन है, और दूसरी डॉल्फिन जो है वो सिंधु नदी में पाई जाती है। ठीक, इसको बोला जाता है इंग्लिश में गैंगटिक डॉल्फिन्स, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। ठीक, यही 2 प्रजाति डॉल्फिन्स की भारत में पाई जाती है। ठीक, और ये गंगा नदी वाली डॉल्फिन आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ, कौन सी नदी में मिलेगी भाई? गंगा नदी या फिर उनके सहायक नदियों में। और सिंधु नदी वाली कहाँ पर मिलेगी? या तो सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों में। और ये गंगा नदी, सिंधु नदी क्या है? ऊपरी राज्यों में ही बहती है। तो जिन राज्यों में से होकर नहीं बहती वहां क्यों सर्वे करना है? जहां पर वो मिलेंगी वहीं तो खोजना है। ठीक, इसलिए केवल 8 राज्यों में कुल 28 नदियों का सर्वे किया गया। और ये जो नंबर्स आए हमारे सामने, संख्या आई है, वो 2021 से और 2023 के बीच की है। यानी 2021 से 23 के बीच 2 साल सर्वे किया गया, उसी के नंबर्स हमारे सामने आए जो इस रिपोर्ट में दर्ज। इतना क्लियर है पूरा? जोर से बोलो। ठीक, तो इस नंबर्स के तहत देखते हैं भारत में रिवराइन डॉल्फिन्स की कुल संख्या कितनी है।
6,327, जिसमें सबसे अधिक कौन से स्टेट में है? यूपी 2397, फिर उसके बाद बिहार 2220, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल 815, असम में 635, और उसके बाद और देखना चाहें तो झारखंड में 162, राजस्थान और एमपी में 95 और पंजाब में 3। ठीक, माइनॉरिटी में है पंजाब में। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आप क्रम याद रखना, क्रम पूछेगा। ठीक, नंबर्स हो सकता है एग्जैक्टली ना पूछे, नंबर से यदि एग्जैक्टली पूछेगा तो ये वाला भले पूछेगा, स्टेट वाले नहीं पूछेगा। स्टेट में यदि पूछेगा तो क्रम पूछेगा, बढ़ते क्रम में जमाओ या फिर घटते क्रम में जमाओ। ठीक, यूपी गंगा नदी निकल रही है यूपी वगैरह से, यूपी और बिहार से, इसलिए यूपी में सबसे ज्यादा संख्या है। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी जाती है ना, क्या नाम से जाना जाता है? हुगली रिवर। ठीक, और ये असम में कहाँ से आ गई भाई? ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें भी गैंगटिक डॉल्फिन्स वगैरह मिलते हैं। ठीक, असम में हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा, और यहाँ पर सब जगह गंगा नदी में। अब पंजाब में कौन सी नदी आ गई? पंजाब में ब्यास नदी में मिलती है। ब्यास जो है सिंधु की सहायक नदी है, तो सिंधु रिवर वाले जो डॉल्फिन है वो संख्या में कम है, बहुत ही कम। सबसे ज्यादा है जो हमारे यहाँ गैंगटिक डॉल्फिन यानी कि गंगा वाली डॉल्फिन है। ठीक, और गैंगटिक डॉल्फिन ही भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जंतु, उसे घोषित किया गया है कि इसको गैंगटिक डॉल्फिन, गंगा वाली डॉल्फिन को। ठीक, ये बिहार की स्टेट एनिमल भी है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ठीक, एक आप नाम सुने होंगे विक्रमशिला, आपका विक्रमशिला डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, वो है बिहार में स्थित है, भागलपुर में। ठीक, खैर उतना डिटेल में मत जाओ, अभी आप इतना ही याद रखो। ठीक, इतना क्लियर है भाई पूरा। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा संख्या डॉल्फिन्स की कौन से स्टेट में है? यूपी, उसके बाद फिर ये 4 स्टेट आप याद रखना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ऐसे ऊपर से नीचे उतरते जाओ। ठीक, यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर असम। ठीक, ये क्रम आप याद रखना, ये चूंकि पहला रिपोर्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। ये विश्व में वायु की गुणवत्ता सभी देशों में कैसी है इसका सर्वे किया गया और एक समग्र रिपोर्ट बनाया गया। कौन किसके द्वारा? एक IQ एयर करके एक NGO है US बेस्ड, उसके द्वारा ये 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की गई। यानी कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज, मेजर जितनी भी कंट्री हैं, सभी का वायु गुणवत्ता को देखा गया और उसके हिसाब से कौन सा देश में सबसे साफ है, कौन से देश में सबसे पॉल्यूटेड एयर है, इन सभी को एक रैंक में जमा दिया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। वही है आपका ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये इसका मूल्यांकन वर्ष 2024 यानी कि ये पिछले साल की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट दिखा रही है। कौन सी? इसके द्वारा इंस्टीट्यूशन IQAI। इसके अनुसार सबसे स्वच्छ क्षेत्र रहा ओशिनिया। ओशिनिया कौन सा जगह है? ओशिनिया कौन सा जगह है जानते हो आप? ये भारत है, यहाँ पर कहीं पर है ऐसा ऑस्ट्रेलिया 2 सिंह निकाल करके। ठीक, यहाँ पर आप जाओगे न्यूजीलैंड है, यहीं पर फिजी है, यहीं पर और कई आइलैंड कंट्री है, सोलोमन आइलैंड वगैरह, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी है। तो इतना जगह को मिला करके बोला जाता है ओशिनिया क्षेत्र। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो जगह वाले क्षेत्र हैं उनको बोला जाता है ओशिनिया, कंप्लीटली मिला करके। वो क्षेत्र जो है सबसे स्वच्छ क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ की एयर जो है वो सबसे क्लीन है, सबसे साफ हवा यही की है ओशिनिया क्षेत्र की। और 2024 के सबसे 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन से रहे बोले तो पहला है चैड, या हिंदी में बोला जाता है चाड, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर 5वें नंबर पर है भारत। ठीक, यानी कि भारत विश्व का 5वां सबसे वायु प्रदूषित वाला क्षेत्र है। इतना क्लियर है? ठीक, तो भारत जो है इसका नंबर है 5वां और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है चैड। ये चैड कहाँ पर स्थित है? अफ्रीकन महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, तो खैर अब भारत का नंबर याद रखना, भारत कौन से क्रम का है? 5वां। और भारत की स्थिति जैसा अभी मैंने बताया विश्व में 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। और दिल्ली हमारी राजधानी है भारत की, वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वर्ल्ड लेवल पर सबसे पॉल्यूटेड एयर किसी कंट्री के कैपिटल का है तो वो है इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, वहाँ की हवा सबसे प्रदूषित है। और यदि सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र देखा जाए, मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वो कौन सा है? बर्नीहाट, असम। यानी जिसमें हमको फर्स्ट नहीं आना चाहिए उसी में हम कूद कूद करके फर्स्ट आ रहे हैं। ठीक, और जिसमें आना चाहिए उसमें नंबर पीछे से देख वाला हिसाब किताब है हम लोग का। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक,
एक समय था जब रायपुर वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई थी। हाँ, 2014 के आसपास का कोई रिपोर्ट आया था, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले की बात। ठीक, अभी तो खैर फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है। फिर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? बर्निहाट, असम। अच्छा, प्रदूषण के स्रोत क्या रहे भाई? तो वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, बायोमास दहन, ये सब के कारण ही दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। फिर उत्तर भारत में PM 2.5 स्तर में 60% योगदान पराली जलाने का था। ये PM 2.5 आप समझते हैं कि क्या होता है? PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर, जो आपके हवा में प्रदूषित कण है, छोटे छोटे धूल के, ठीक, उनका साइज जो है 2.5 माइक्रोग्राम से कम होता है, उसको बोला जाता है PM 2.5। ठीक, माइक्रोमीटर आप समझते हो, ठीक, अभी बताया था क्या पिछली बार? मिलीमीटर समझते हो? 10 की पावर कितनी होती है मिलीमीटर में? बताओ, नहीं मालूम? कितनी होती है मिलीमीटर में 10 की पावर? स्केल खींचे हो कभी? बोलो। -3 होती है मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ठीक, उससे भी आप नीचे जाओगे तो मिलता है आपको माइक्रोमीटर, माइक्रोन जिसको बोला जाता है, माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर। ठीक, वो है इसका, यानी PM 2.5। ऐसे धूल के कण जिनका साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, नॉर्मल आई से आप देख नहीं सकते, नाक से इनहेल आप करोगे तो आपके फेफड़े में जाकर जम जाती है या फिर आपके ब्लड स्ट्रीम वगैरह में मिल जाती है। वही कॉज करता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह, यानी कि आपको श्वसन से संबंधित बीमारियां जो होती है वो इन धूल के कणों के कारण होती है। PM 2.5 सबसे खतरनाक जो है वो PM 2.5 ही है, क्योंकि PM 10 जो है जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर तक होगा वो आपके नाक द्वारा भी कई बार रोका जा सकता है, परंतु PM 2.5 है वो नाक से होकर के आपके सीधा लंग्स में उतरता है, इसलिए सबसे खतरनाक माना जाता है PM 2.5 को। ठीक, तो ये PM 2.5 के स्तर में 60% से अधिक योगदान किसका रहा था? तो पराली जलाने का। इतना क्लियर है? जोर से बोलो। ठीक, फिर देखते हैं अगला अपना PM युवा 3.0। ये स्कीम नया लाया गया है। ठीक, युवा का आप पहले फुल फॉर्म देख लो। युवा का फुल फॉर्म क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ऑथर्स मतलब लेखक को बोला जाता है ऑथर, यानी कि ये लेखकों से संबंधित एक नई स्कीम है। PM युवा 3.0 किसके द्वारा किया गया है शुरू? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को पढ़ने लिखने, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। ये स्कीम के बारे में आप समझो, इसमें क्या है, जो भी लेखन कार्य वगैरह करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, आपका मार्च से अप्रैल तक इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी युवा लेखक हैं, यानी 30 वर्ष से कम जिनकी उम्र है, उनसे मंगाया गया उनका जो भी लेखन कार्य वो किए होंगे, जो वो देना चाहते हैं नेशनल गवर्नमेंट को, यानी कि उनसे क्या किया गया, सैंपल मंगवाया गया उनके लेखन का, कि आप ऐसे ऐसे किस प्रकार से लिखते हो, जिसमें इंडेक्स होना चाहिए, अंदर स्टोरी राइटिंग वगैरह होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की राइटिंग होनी चाहिए, रेफरेंसेस, ऐसा पूरा सैंपल मंगाया गया मार्च से लेकर के अप्रैल तक। फिर उस अप्रैल मार्च जो सैंपल आया था उसके हिसाब से देश भर में 50 लेखकों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्कशॉप वगैरह उनके लिए आयोजित किए जाएंगे। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में उनके लिए वर्कशॉप आयोजित होंगे, जिसमें देश विदेश से लेखक आएंगे, उनको समझाएंगे कैसे लेखन कार्य वगैरह किया जाता है, किस प्रकार की आपको शब्द शैली रखनी होती है, और भी कई प्रकार के, जैसे कोई पब्लिकेशन वाले आएंगे कि आप जब बुक लिख लेते हैं तो पब्लिकेशन तक आपको कैसे पहुंचना है, किस तरीके से आप अपने बुक को प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी बातें उसमें सिखाई जाएंगी उनको, क्योंकि जो नया नया लेखक है उनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे 50 से अधिक लेखक जो है वो उठाए जाएंगे सैंपल के थ्रू, उनके टैलेंट को रिफाइन किया जाएगा, उनको बताया जाएगा किस प्रकार से आप लिख सकते हो, और 6 महीने जब तक ये वर्कशॉप चलेगी तब तक उनको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा 50,000 रुपए का। ये है ये PM युवा 3.0 स्कीम। ठीक, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि PM युवा 3.0 योजना किससे संबंधित है, लेखकों से कि MSME इंडस्ट्री से, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन वो दे सकता है। ठीक, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन थी बोले तो नेशनल बुक ट्रस्ट। ये क्या करती है, भारत सरकार की तरफ से बुक पब्लिकेशन का काम करती है। कोई एक किताब आती है उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करती है। आपने हिंदी में लिख दिया,
फिर आपको ट्रांसलेशन यहाँ खोजने की जरूरत नहीं है, आप जाओ नेशनल बुक ट्रस्ट के पास, उनको किताब अच्छी लगी वो पब्लिश करवाएंगे और अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्नड़, तमिल, इंग्लिश जो भी है उसमें वो ट्रांसलेट करके पब्लिश करेंगे। ठीक है, ये है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी यानी कि नोडल एजेंसी जिसको बोला जाता है। इसमें मैंने बता दिया चयन एवं प्रशिक्षण क्या होगा। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 50 लेखकों का चयन किया जाएगा और इसका महत्व क्या है, सांस्कृतिक साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूती देना। और ये एनबीटी द्वारा यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी और उनका भारतीय भाषाओं में, अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ये है पीएम युवा 3.0 स्कीम। इतना क्लियर है? फिर देखते हैं एक अपार आईडी है, इसका भी आप फुल फॉर्म देख लो। अपार आईडी क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये ऐसा पूरा नाम है अपार आईडी का। जैसा आधार आईडी है उसमें आपको अपना कितना अंकी वो रहता है, डिजिट जो रहता है 12 रहता है ना, 12 अंकी जो है आपका आधार कार्ड का रहता है, वैसे ही 12 अंकी आपका अपार आईडी भी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि जो स्टूडेंट है उसका एक अपना सेपरेट आईडी रहेगा, उसी पर उसके सारे डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होंगे। आप 5वीं पास हुए, आपका रिजल्ट जो है इस नंबर के थ्रू आपके डिजिटल लॉकर में उसको भेज दिया जाएगा। डिजी लॉकर किसी ने यूज किया है? ठीक, अभी तो पीएससी मांगा था, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा डिजी लॉकर वगैरह, है ना। तो वैसा ही एक डिजिटल आपका फॉर्मेट बन जाएगा, डिजिटल अकाउंट बन जाएगा जिसमें आपका जितना भी मार्कशीट वगैरह है, 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, किसी भी प्रकार का आपका सर्टिफिकेट है, सारा एंट्री होगा इस नंबर के थ्रू और डिजिटल रूप में वो सेव्ड रहेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे आप स्कूल पास आउट होकर के कॉलेज गए तो अभी क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। उस समय क्या करेगा, सीधा आपका आईडी में ये नंबर मांगेगा कि आपका अपार आईडी नंबर क्या है। अपार आईडी नंबर डालेगा, वहाँ सारे मार्कशीट उसको मिल जाएंगे, उनसे देख करके वो क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ये अपार आईडी का महत्व। इससे क्या होगा, जालसाजी फर्जीवाड़ा जितना भी होता है वो सारी चीजें रुकेंगी। ठीक, तो ये है आपका अपार आईडी। ये किस लिए लाया गया है, शैक्षिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के लिए, शैक्षिक स्तरों के बीच में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए। और ये किसके तहत लाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है उसके तहत वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये जो है आपकी स्कीम है। ये 12 अंकी आईडी प्रदान करती है जो भंडारण सत्यापन के लिए शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजी लॉकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जोड़ता है। ठीक, जैसे आप डिजी लॉकर खोलोगे वहां पर आप कई चीजें इंपोर्ट कर सकते हो। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, डिजी लॉकर किसी ने यूज किया है यहाँ, ठीक है ना, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। वैसे ही आपका एक लॉकर यहाँ पर डिजी लॉकर टाइप का बनेगा अपार आईडी का। आप इसमें 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपके कॉलेज लेवल का मार्कशीट सब कुछ इंपोर्ट करके रख सकते हैं। फिर बाद में यही होगा जैसा अभी पीएससी मांग रहा है कि आप केवल आधार नंबर दो, आपका डिजी लॉकर से वो सारी चीजें कनेक्ट कर लेगा और सारे वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर आपको फिजिकली सारी चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना मार्कशीट लेकर के जा रहे हो, या फिर अभी किसी का मार्कशीट गुम जाता है तो इधर उधर बहुत वो चक्कर वगैरह काटने पड़ते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। इतना क्लियर है? ठीक, ये है आपका अपार आईडी। फिर अगला देखते हैं 6 स्थल यूनेस्को संभावित सूची में डाले गए हैं। यूनेस्को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे घोषित करता है, ये मैंने पिछली बार बताया था कांगेरवली में। ठीक, उसमें थे आप लोग। ठीक, यहाँ से क्या होता है, भारत के सभी स्टेट जो हैं अपने अपने जगहों से सेलेक्ट करके भेजते हैं कि ये हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जा सकता है। भारत सरकार उनमें से सभी जगह टीम भेजती है, फिर उनमें से पिक करती है। यानी कि राज्य सरकार ने भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी टीम भेजी, फिर वहां से उन्होंने लिस्ट किया 5 या 6 जगह को और भेजेंगे वो यूनेस्को को कि हमारे भारत देश में इस साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जा सकने वाले ये 5 या 6 स्थल हैं। फिर यूनेस्को की टीम वहां से आएगी, उन 6-7 स्थलों का दौरा करेगी और फिर उनमें से जो उनको लगता है कि जिसको घोषित किया जा सकता है उसको वो जुलाई में घोषित कर देते हैं। ठीक, ये होता है प्रोसेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने का। तो इस साल भारत से कितने स्थल नामांकित किए गए हैं इसके लिए? 6। ये 6 कौन कौन से हैं? एक तो है अपना छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका बस्तर में, और इसका नाम रखा गया है कांगेर नदी पर। फिर है एक मुदुमल महापाषाण हीर, ये है कृष्णा नदी तट तेलंगाना पे। महापाषाण हीर समझते हैं क्या क्या होती है? जिसको बोला जाता है मेगालिथ्स, मेनहीर जिसको बोला जाता है। हाँ, पहले क्या होता था, ये आपके लौह युग के पहले की बात है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसको ऐसे दफना करके यहाँ पर ऐसा पत्थर ऐसा बड़ा सा लगा देते थे। ठीक,
जैसे अभी कब्रिस्तान में कई लोग वो पिलर वगैरह खड़ा करते हैं, आदिवासी क्षेत्र में जाओ तो वैसा ही स्टोन एज समय में ऐसा दफना करके यहाँ पर पत्थर खड़ा कर देते थे, उसको बोला जाता है मेनहिर। वैसा ही एक बहुत पुराना मेनहिर है, मतलब पूरी सीरीज है लगभग 4000 साल पहले की, लौह युग के भी पहले की मेनहिर, तेलंगाना में। ये मुदुमल में स्थित है, ये जगह का नाम है मुदुमल, मुदुमल महापाषाण हीर। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए भारत द्वारा नामांकित किया गया है। देखो इस प्रकार का ये दिखता है, ऐसा रहता है। ठीक, फिर एक है आपका अशोक का अभिलेख स्थल, जिनमें वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख ये सारे शामिल हैं। ठीक, यानी कि सभी को मिला करके एक अशोक का अभिलेख स्थल एक डॉक्यूमेंट बना करके उनको भेज दिया गया है कि इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा सकता है। फिर आपका 64 योगिनी मंदिर है, ये बहुत सारे जगहों पर स्थित है। एमपी में 8 जगहों पर है, यूपी में 3 जगह पर है, तमिलनाडु में 1 है, ओडिशा में 2 है। 64 योगिनी मंदिर आप समझ रहे हो, माता के 64 स्वरूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के कई विभिन्न रूप हैं बोला जाता है ना, तो ऐसे 64 योगिनियाँ हैं, मतलब 64 देवी हैं, उनकी अलग अलग क्या है यहाँ पर मंदिर बनाया गया है इस तरीके से। ठीक, अलग अलग कक्ष हैं और अलग अलग कक्ष में एक एक रूप देवी का रखा गया है। ऐसे कुल 64 रूप रखे गए हैं, इसलिए बोला जाता है 64 योगिनी मंदिर। तांत्रिक पूजा या फिर कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है 64 रूपों की, इसलिए बोला गया इसको 64 योगिनी मंदिर। और ऐसे 64 योगिनी मंदिर बहुत सारी जगहों पर है। एमपी में 8 जगह पर है, यूपी में 3, तमिलनाडु में 1, ओडिशा में 2 जगह पर। सबसे ज्यादा फेमस है 64 योगिनी मंदिर जबलपुर का, जबलपुर एमपी। वहाँ का जो 64 योगिनी मंदिर है उसी के शेप पर, उसी के डिजाइन पर हमारा जो पुराना संसद भवन है वो डिजाइन किया गया था, जो गोल वाला है ना, राउंड वाला, वो उसी मंदिर के डिजाइन पर बेस्ड था, जबलपुर वाले 64 योगिनी मंदिर में। ठीक, इनको भी नामांकित किया गया है इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची के रूप में। फिर उत्तर भारत में जितने गुप्त मंदिर है बहुत प्रकार के आप पढ़े होंगे, दशावतार मंदिर या फिर आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर या फिर टिगवा मंदिर उड़ीसा का, ये सारे मंदिर भी इसमें शामिल किए गए हैं संभावित सूची में। फिर बुंदेलों के महल किले, ये एमपी में बुंदेलखंड वाला जो इलाका है उसमें जितने भी राजपूत किले हैं, गढ़ कुंडार का किला है, राजा महल है, जहांगीर महल है, झांसी का किला है, धुबेला महल, इन सबको क्लब करके एक बोला गया बुंदेलों के महल या फिर बुंदेलखंड के महल और किले। इनको भी इनके संभावित सूची में दर्ज किया गया। तो ये 6 क्षेत्र हैं, अभी संभावित सूची है, डिक्लेयर नहीं किया गया है। इस साल भारत की तरफ से कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होगी तो इन्हीं 6 में से ही घोषित होगी। ठीक, यही 6 में से कोई 1, 2, 3 जितने भी चाहे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होंगे। इतना क्लियर है पूरा। ठीक, फिर देखते हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सूचकांक। 2 प्रमुख आपके इंटरनेशनल इंडेक्स में आए हैं। एक है आपका फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, ठीक, बोलने की स्वतंत्रता, उसका इंडेक्स यह जारी किया गया था। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच करके एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है जिन्होंने 33 देशों की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत का स्थान क्या रहा, 24वां। पहले स्थान पर रहा नॉर्वे, दूसरे पर रहा डेनमार्क, तीसरा रहा स्वीडन। ठीक, इसमें आप भारत का स्थान याद रखना 24वां। इसका क्या मतलब है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स, यानी कि किस देश में बोलने की आपको अधिकाधिक स्वतंत्रता है। चाइना में है क्या, ठीक, वहां आप सरकार के खिलाफ बोल देंगे, अगले दिन आप दिखेंगे नहीं। ठीक है, भारत में वैसा नहीं है और भारत में स्थान रहा 24। तो किस देश में कितने अधिक आपको बोलने की स्वतंत्रता है वो यहाँ पर मेजर किया गया फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स। इसमें क्या क्या चीज देखा जा रहा है, यदि आप बोल रहे हैं तो सरकार का क्या रिएक्शन है, मीडिया का क्या रिएक्शन है, सोशल पॉलिटिकल प्रेशर आप पर बनता है क्या, वहाँ का पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है, आप पर दबाव तो नहीं डलता है कुछ आपने बोल दिया तो, ये सारी चीजें इसमें मेजर की जाती है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, 24वां। ठीक, फिर एक आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये जारी किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये भी आप याद रखना। ठीक, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान क्या रहा भाई, 118। पिछले साल था 126। अभी पाकिस्तान पर 2-4 मिसाइल मार दे तो कम से कम 20-22 ऊपर और चले जाएंगे हम लोग, है ना। ये हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान रहा 118। पहले नंबर पर कौन है, फिनलैंड। 8 साल से फिनलैंड ही है पहले नंबर पर। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश देश है, 8 साल से ये है, हो सकता है अगले 8 साल तक भी यही बना रहा। ठीक, इतना क्लियर है आपको पूरा। ठीक, फिर कुछ वन लाइनर्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके।
एक है भारतीय साहित्यिक सिद्धांतकार को 2025 का होलबर्ग पुरस्कार मिलेगा। होलबर्ग पुरस्कार मिलेगा किनको? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, ये है भारतीय लेखक हैं, इनको मिलेगा होलबर्ग पुरस्कार। ये होलबर्ग पुरस्कार यूएस द्वारा दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए। दर्शन शास्त्र वाले जो साहित्य हैं उन क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए ये अवार्ड मिलता है। फिर कम लागत वाले मेडिकल डायग्नोस्टिक समाधान विकसित करने के लिए यूनेस्को TWAS पुरस्कार से सम्मानित किया गया किनको? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। डायग्नोस्टिक समाधान मतलब आप समझ रहे हो, डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक सेंटर सुने होंगे आप, क्या होता है डायग्नोस्टिक सेंटर में? जो आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट या किसी भी प्रकार का टेस्ट, वो सब वहां पर ही टेस्ट किए जाते हैं, उसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक, ब्लड टेस्ट होगा तो वहीं पर मेजर होगा कि आपके अंदर क्या क्या ब्लड में प्रॉब्लम है, कुछ है, CBC जो भी प्रकार के आप कर रहे हो। ठीक, तो इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आपके बीमारी से जुड़ी संबंधित जो भी टेस्ट होते हैं वो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाती है, डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ऐसे कम लागत वाले मेडिकल डायग्नोस्टिक समाधान विकसित करने के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूं, जैसे कोरोना आया था तो बहुत हड़कंप मच गया था क्योंकि हमारे पास टेस्ट किट वगैरह नहीं थे। शुरुआत में टेस्ट बहुत महंगा था क्योंकि केवल RT-PCR वगैरह होता था। उसके बाद एंटीजन टेस्ट आया, ये भी डायग्नोस्टिक, मतलब ये क्या हुआ, आपका कम लागत वाला टेस्ट वाली आ गई चीज, जो आपका एंटीजन आया है ना, रिजल्ट भी जल्दी दे रहा है, सस्ता भी है। वैसा ही कम लागत वाला कई चीजों के लिए डायग्नोस्टिक समाधान विकसित किया है इन्होंने। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। ठीक, इनको सम्मानित किया गया है यूनेस्को TWAS पुरस्कार द्वारा। फिर RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक अभी नियुक्त किया है किनको? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। 15-16 कार्यकारी निदेशक होते हैं RBI में। ठीक, उनमें से अभी एक इनको किया गया है, अभी 14-15 और, तो अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो ये। ठीक, फिर इसरो और चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL ने अंतरिक्ष संबंधी उपयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इसका नाम क्या रखा है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 मतलब, विक्रम 3201 मतलब विक्रम साराभाई के ऊपर, और कल्पना चावला के ऊपर। ठीक, ये 32 और ये 01, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसलिए। फिर एक अमेरिकी कंपनी ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। ये नाम इसका इसलिए सामने आया है क्योंकि ये निजी स्पेस संस्था है, जैसे स्पेस एक्स है वैसे ही एक संस्था है फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसने एक मिशन भेजा था चंद्रमा पर, जो वहां पर सॉफ्ट लैंड किया है। उस मिशन का नाम था ब्लू घोस्ट मिशन। ठीक, ये US की कंपनी है। फिर भारत में इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने के लिए SpaceX के साथ, यानी SpaceX के स्टारलिंक के साथ साझेदारी किसने की है? जियो और एयरटेल ने, इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, साष्टांग दंडवत हो गई है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 286 दिन बाद वापस धरती पर लौटे हैं। कौन कौन? सुनीता विलियम्स, तो आपको नाम याद रहेगा। एक नाम और याद रखना, बुच विल्मोर। ठीक, 2 लोग थे। फिर भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्लू ओरिजिन के 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में शामिल हुए, तुषार मेहता। ठीक, इनका 10वां अंतरिक्ष पर्यटन मिशन था। अंतरिक्ष पर्यटन मिशन मतलब एक आपके रॉकेट में बैठा करके स्पेस में ले जाते हैं, घुमा करके वापस लाते हैं, उसको बोला जाता है स्पेस टूरिज्म। ठीक, वहां ले गए, वहां से घुमा करके वापस, वो उसको बोला जाता है स्पेस टूरिज्म। और ये ऐसा स्पेस टूरिज्म का 10वां एडिशन था जिसमें भारतवंशी शामिल हुए। कौन? तुषार मेहता। क्लियर है इतना? जोर से बोलो। ठीक, आगे और 1-2 महत्वपूर्ण वन लाइनर है, उसको भी देखते हैं। DRDO ने नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडल अनावरण किया गया है। क्या नाम है इसका? BM-04। ठीक, BM स्टैंड्स फॉर बैलिस्टिक मिसाइल। फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन से क्रम का हथियार आयातक है? दूसरा। पहला कौन है? यूक्रेन, जो कि अभी वॉर में उलझा हुआ है। ठीक, फिर कौन से अभियान के तहत भूकंप पीड़ित म्यांमार को भारत द्वारा मानवीय सहायता प्रदान की गई? ऑपरेशन ब्रह्मा। अभी म्यांमार में आया था ना 7 से ज्यादा रिक्टर स्केल का, भारत में मानवीय सहायता वहां भेजी है ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। फिर किस राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? केरल ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग मतलब जैसे महिला आयोग होता है वैसा ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाया गया है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक को प्रताड़ित करे या उनको किसी प्रकार से सहायता की आवश्यकता हो तो इस आयोग के पास जाकर के वो अपना आवेदन वगैरह दे सकते हैं। ये बनाया है किसने? केरल ने। फिर उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी कहाँ पर? गोरखपुर। ये गोरखपुर यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है। भारत में कौन कौन से स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? कुछ आइडिया है? गुजरात में है, और तमिलनाडु, और राजस्थान, और
कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में भी है और एक जगह और कोई बच रही नहीं, असम में नहीं, 6 स्टेट में है, केरल में नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है। ऐसे तो सब स्टेट गिनाते जाओ एक एक करके। एमपी में बोले नहीं, असम में नहीं, बोले मणिपुर में नहीं, एक ना एक तो फंसेगा ही, एक ही स्टेट बचा है। ठीक, नीचे से शुरू करो ऊपर जाओ। ठीक, पहले हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु के सामने कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर आपका गुजरात, गुजरात के ऊपर आपका राजस्थान, राजस्थान से लगा हुआ उत्तर प्रदेश, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, तो ये 6 स्टेट्स पर है। 7वां बनेगा हरियाणा। हरियाणा में कौन सा जगह? गोरखपुर। ठीक, ऐसे आप मैप से याद रखा करो तो मैप से याद होगा। ठीक, ऐसा पूरा स्टेट्स को कनेक्ट करो, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और यूपी। इतना क्लियर है पूरा। ठीक, फिर अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना है अहमदाबाद नगर निगम। इसने अलग से चैप्टर बनाया है जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो भी प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेंगे उसको टैकल करने के लिए अपना बजट घोषित किया। ऐसा करने वाला पहला निकाय बना है अहमदाबाद नगर निगम। फिर नवरत्न का दर्जा मिला है किसको? भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC। ये दोनों बन गए हैं नवरत्न, नवरत्न कंपनियां बन गए। 2 कंपनियां महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो ये जो है नवरत्न कंपनी बनी है। टोटल अब कितने नवरत्न हो गए भाई भारत में? 26। और महारत्न कितने हैं? 14। कौन कौन से हैं? नाम कुछ याद है क्या? हाँ, IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, हाँ पावर ग्रिड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। बहुत बढ़िया, 10 हो गए। झेल है, सेल है, 12 हो गए, 2 और बचे हैं। बिजली वाली है यहाँ सीपत लारा में क्या है? NTPC हो गया। ठीक, और एक ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, और एक कोई सा बच रहा है, तो ऐसे 14 है टोटल। गेल है, हाँ HAL है। ठीक, तो ऐसे 14 है। सेल, भेल, गेल ऐसे आप लिख सकते हो। सेल है, फिर भेल है, फिर गेल है। ठीक, फिर IOCL है, BPCL है, HPCL है, OIL है, ONGC है। इस तरीके से आप और नाम इसमें जोड़ सकते हो। HAL है, PGCIL है, फिर CIL है, फिर आपका ये REC है और PFC, NTPC। कितने हो गए? 3, 3, 6, 9, 12, 2, 14। ठीक, ये है 14 महारत्न कंपनीज। ठीक है, इतना क्लियर है पूरा? बोलो जोर से। ठीक, फिर अन्य महत्वपूर्ण, ये लास्ट आपका अर्थ आवर मनाया गया 22 मार्च 2025 को। ये अर्थ आवर क्या चीज है भाई? ये मार्च के लास्ट सैटरडे में मनाया जाता है अर्थ आवर, पृथ्वी के जलवायु के प्रति जागरूकता लाने के लिए। ये बोला जाता है मार्च के आखिरी सैटरडे में हर बार मनाया जाता है, हर साल। इसमें बोला जाता है कि 1 घंटे तक शाम के आप अपनी बिजली वगैरह बंद रखो, सारे लाइट वाइट बंद रखो, जागरूकता लाने के लिए कि हमको पृथ्वी को भी बचाना है, सेव मदर अर्थ। ठीक, तो इस साल मनाया गया 22 मार्च 2025 को। फिर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। नए चांसलर मतलब जैसे भारत में प्रधानमंत्री है, US में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख होते हैं उनको बोला जाता है चांसलर। फिर कनाडा के 24वें और अगले प्रधानमंत्री होंगे कौन? मार्क कार्नी। रायसेना डायलॉग 2025 10वें संस्करण का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन। रायसेना डायलॉग मतलब आप समझ रहे हो, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ स्थित है, कौन से पहाड़ में? रायसेना हिल्स में। वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है रायसेना डायलॉग हर साल 2015 से। इसका 10वां ये संस्करण था जिसके मुख्य अतिथि रहे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? क्रिस्टी कॉवेंट्री। ये कौन से देश से बिलोंग करती है? जिम्बाब्वे। फिर किस खिलाड़ी ने
ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? स्टीव स्मिथ। फिर भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फिडे वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 यानी 20 साल से कम उम्र वाले चैंपियनशिप 2025 जीती है? प्रणव वेंकटेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट 2024-25 का रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। किसको हराकर? स्टेट ऑफ केरला। फिर ईरान को हराकर 5वीं बार 2025 एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है किसने? भारत ने। और भारत की महिला टीम पुरुष टीम दोनों ने ही कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता है, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक, दोनों वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। इतना क्लियर है पूरा? जोर से बोलो। ठीक, तो ये होता है आपका पूरा इस मार्च महीने का अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है।